नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट, हिंदी हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी है कौन है वो, हर चीख के साथ बढ़ते डर का रहस्य। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे बहादुर दर्शकों, थ्रिल और चिल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हमेशा हम ऐसी ही यूनिक एंड सस्पेंस से भरी कहानियां लाते रहते हैं। तो कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए, तो हेडफोन लगाएं और कमरे की लाइट्स बंद कर लें, क्योंकि डरावनी यात्रा शुरू होने वाली है। और हाँ, मैंने हाल ही में एक सस्पेंस और हॉरर से भरी कहानी प्रेत मोह, एक अधूरी आत्मा की कहानी एक्सप्लेन की है। अगर आपने इसे मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखें। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की है कहानी, जो सच में बड़ी ही जबरदस्त है, जिसमें इमोशंस, डर और सस्पेंस है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, आज की कहानी में अंत तक बने रहना। ट्रस्ट मी, सस्पेंस खतरनाक है, जो आपको हिलाकर रख देगा। हे भगवान, ये मौसम का भी कुछ भरोसा नहीं है। सुबह से तो धूप निकल रही थी और अब देखो ऐसे बारिश हो रही है जैसे साल भर का अभी बरस जाएगा। और तुम किट्टू, थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, अभी भीग जाओगी तो घर भर में छींकते घूमोगी, सुनैना ने चिखते हुए कहा। अभी कल ही तो इस नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं। एक तो इतना सारा काम, ऊपर से 2 छोटे छोटे शैतान बच्चे, और पतिदेव, उन्हें तो अपने ऑफिस से ही फुर्सत नहीं मिलती। बेचारी अकेली सुनैना क्या क्या संभाले। नया घर था, इसलिए आज ऑटो वाला भी बच्चों को लेने नहीं आया, तो खुद ही जाना पड़ा। घर से थोड़ी ही दूर थी कि बारिश शुरू हो गई। टिप 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 सीढ़ियों पर पानी आ रहा था। नई बिल्डिंग होते हुए भी मेंटेनेंस बिल्कुल खराब है। मन ही मन सोच ही रही थी कि तभी पीछे से आवाज आई, मेम साहब, लिफ्ट खराब है, सीढ़ियों से ऊपर जाइएगा। फ्लैट नंबर 13 में रहने आई है ना आप? अचानक से किसी की आवाज सुनकर सुनैना थोड़ा घबरा गई। पीछे मुड़कर देखा तो गार्ड हरी खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। वैसे तो चीखने के लिए हरी का चेहरा और आवाज ही काफी है, उसने मन ही मन सोचा, लेकिन वह किसी का भी मजाक उड़ाने के पक्ष में नहीं थी। ईश्वर ने जिस रूप में हमें बनाया है, हमें हर रंग रूप की इज्जत करनी चाहिए, ऐसा मानना था उसका। लेकिन सांवला सा हरी उसे थोड़ा अजीब भी लगता था। लंबा कद, मध्यम शरीर, मगर पेट निकला हुआ। चेहरे पर एक दाईं आंख से गाल तक निशान। दाईं आंख उसकी आधी ही खुलती थी। आंख की पुतली भी सफेद पड़ चुकी थी। एक हाथ मुड़ा हुआ था जो सीधा नहीं होता था। दांत एकदम पीले। आखिर हो भी क्यों ना, दिन भर तंबाकू जो खाता रहता है। वैसे तो इस मकान में कल ही आए थे, लेकिन कल भी उसे हरी का उन्हें घूर घूर कर देखना और एक अजीब सी हंसी में हंसना अच्छा नहीं लगा था। सुनैना ने उस पर ध्यान न देना ही बेहतर समझा और किट्टू, सनी को सीढ़ियों से ही ऊपर ले जाने लगी। एक तो बारिश का पानी सीढ़ियों में भर गया था, पूरी सीढ़ियों में फिसलन हो रही थी। बच्चों को, उनके भारी बस्तों को और फिर खुद को संभालना सुनैना के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर भी जैसे तैसे ऊपर पहुंच ही गई। जैसे ही अपने फ्लोर पर पहुंची, एक लंबी सांस ली और माथे का पसीना पहुंचा। जिस फ्लोर पर सुनैना और अभी ने फ्लैट लिया था, वहां 2 फ्लैट थे। फ्लैट नंबर 11 खाली था, उसके पास ही सुनैना का फ्लैट नंबर 13 था और उसके फ्लैट के सामने फ्लैट नंबर 12 था। सुनैना को इस बिल्डिंग की हर चीज अजीब लगती थी। फ्लैट की नंबरिंग भी उसकी समझ से बाहर थी। खैर, अभी और उसके बजट में यही फ्लैट था। किराए के मकान में रहते रहते वह बोर हो गई थी। ऊपर से आए दिन मकान मालिक की किटकिट। बेचारे बच्चे भी ना घर में दौड़ सकते थे, ना खेल सकते थे। अब जैसा भी है तो अपना ही, सुनैना ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा। ख्यालों में खोई खोई ही वह अपने फ्लैट के दरवाजे तक पहुंच गई थी। उसने यह भी ध्यान नहीं दिया कि सामने के फ्लैट के दरवाजे से कोई उसे घूर रहा है। मम्मा, भूख लगी है, किट्टू ने निचले होंठ को बढ़ाते हुए कहा। बस बेबी, मम्मा दरवाजा खोल ही रही है, फिर मम्मा किट्टू और सनी को अपने हाथ से खाना खिलाएगी, सुनैना ने प्यार से किट्टू को समझाते हुए कहा। सनी उधर अपनी छोटी सी प्लास्टिक बॉल से खेल रहा था। खेलते खेलते बॉल दीवार से टकराकर सामने वाले फ्लैट के दरवाजे पर पहुंच गई। सनी ने पीछे मुड़कर देखा
तो छोटा सा बच्चा घबराकर मां से चिपक गया। अचानक ही सनी को ऐसे देख सुनैना ने पूछा, क्या हुआ सनी? और खुद भी जहां सनी की नजर थी उधर देखने लगी। सामने के फ्लैट के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, एकदम सफेद बाल। बिना पलकें झपकाए अपनी बड़ी बड़ी डरावनी आंखों से वह सनी को घूरे जा रही थी। छोटा सा बच्चा उसे देखकर डर ही गया था। सुनैना ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते आंटी, मैं सुनैना। कल ही इस फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं हम। लेकिन बुढ़िया ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अब भी वैसे ही सनी को घूर रही थी। सुनैना ने सनी को अपने पीछे छुपा लिया। तभी उसी फ्लैट के अंदर से आवाज आई, कहाँ है तू? कितनी बार कहा है बाहर मत जाया कर। उस औरत के पीछे से एक मोटी सी औरत ने निकलते हुए कहा। उसकी आंखें भी बुढ़िया की तरह ही बड़ी बड़ी थीं। मोटापे के साथ साथ लंबाई भी अच्छी खासी थी। उसने सुनैना की ओर देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। डर से या आश्चर्य से यह कहना अभी मुश्किल था। बिना कोई शब्द बोले, सुनैना को नजरअंदाज करते हुए उसने बुढ़िया को अंदर करके जोर से दरवाजा बंद कर लिया। बड़े अजीब लोग हैं, मैनर्स ही नहीं है। सुनैना ने मुंह बनाते हुए खुद से बोला। चलो बच्चों, जल्दी से कपड़े बदलो, मुंह धोकर आओ, मम्मा तब तक खाना लगाती है। दोनों बच्चे दौड़कर अपने कमरे में घुस गए। सुनैना भी रसोई में जाकर जो थोड़े बहुत बर्तन बाहर थे उनमें खाना लगाने लगी। अभी सारा सामान बॉक्स में ही पैक पड़ा था। कल थकान के कारण कब आंख लगी पता ही नहीं चला। सुबह भी नींद देर से ही खुली। दौड़ भाग करके सारा काम किया, तब भी बच्चे लेट हो ही गए। अब आज भी सुबह से समय ही नहीं मिल पाया था। काम अब भी इतना ज्यादा है कि सुनैना को अभी से थकान होने लगी है। दोनों बच्चों को खाना खिलाकर बर्तन साफ करके फ्री हुई तो फिर नजर पैक बॉक्स पर पड़ी। सुनैना ने एक लंबी सांस ली और फिर काम में जुट गई। अभी थोड़े बहुत ही बॉक्स खोल पाई होगी कि तभी सनी और किट्टू के कमरे से लड़ने की आवाज आने लगी। ये मेरा है भैया, मुझे दे दो ना, किट्टू ने रोते हुए कहा। नहीं, ये मम्मा ने नहीं दिलवाया है तुझे, पता नहीं किसका उठा लाई है। रुक, अभी मम्मा से तेरी शिकायत करता हूं, सनी ने किट्टू पर गुस्सा करते हुए कहा। किट्टू अभी सिर्फ 4 साल की थी और सनी 6 साल का। दोनों ही भाई बहन गोल मटोल प्यारे से बच्चे थे। किट्टू थोड़ी शैतान थी, मगर सनी अपनी उम्र के अधिकतर बच्चों से ज्यादा समझदार था। किट्टू न जाने कहां से एक लॉकेट उठा लाई थी और सनी जानता था कि मम्मा से बिना पूछे कुछ लेना गलत बात है। सुनैना जैसे ही बच्चों के कमरे में आई, किट्टू दौड़कर उससे चिपक गई और जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ बेटा? किट्टू, क्यों रो रही है? मम्मा का सबसे प्यारा बच्चा। सुनैना ने किट्टू को गोद में उठाकर पुचकारा। किट्टू ने सनी की ओर उंगली बढ़ा दी और फिर उसके गले से लगकर रोने लगी। क्यों रुला रहे हो सनी अपनी बहन को? बेटा वो अभी छोटी है ना, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन मम्मा देखो ना, ये कहां से ये लॉकेट उठा लाई है और बता भी नहीं रही है। किट्टू, क्या है ये? कहां से लेकर आई हो इसे? मैंने कितनी बार मना किया है कि किसी भी अनजान चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए, और तुम तो इसे घर ही ले आई। सॉरी मम्मा, ये मुझे अलमारी से मिला इसलिए उठा लिया। अब से ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस, किट्टू ने उदास होते हुए कहा। सनी, ये लॉकेट बाहर फेंक दो। और किट्टू, चलो अब अपना होमवर्क करो। सुनैना ने बिना लॉकेट पर नजर डाले ही सनी को फेंकने के लिए कहा और खुद वापस काम में लग गई। काम करते करते कब रात हो गई उसे पता ही नहीं चला। जब अभी ने दरवाजे की घंटी बजाई तब उसे होश आया। दोनों बच्चे कार्टून देखने में मशगूल थे। जैसे ही अभी आया, पापा पापा चिल्लाकर उससे चिपक गए। अभी भी अपने दोनों शैतानों को देखकर मुस्कुरा दिया। किट्टू को गोद में उठाकर वह अंदर आया और सबसे पहले अपनी सुनैना के गले मिला। सुनैना भी अभी को अपने पास पाकर मुस्कुरा दी। अभी के लिए अपने परिवार से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं था। उसके दोनों बच्चे उसके दिल की धड़कन थे और उसकी सुनैना उसका दिल। चारों अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी खुशियों को किसी की काली नजर लगने वाली है। बच्चों को सुलाकर अब कहीं जाकर सुनैना थोड़ी फ्री हुई थी। दिन भर की थकी हारी जैसे ही बिस्तर पर लेटी, उसके नीचे कुछ चुभन सी महसूस हुई। लाइट ऑन करके देखा तो उसके नीचे एक लॉकेट पड़ा हुआ था। लॉकेट वैसे तो साधारण सा था, चेन चांदी की लग रही थी और लॉकेट राउंड शेप में था। उसके ऊपर एक हरा मोती लगा था जो लाइट में चमकता हुआ सा लग रहा था।
जैसे ही उसने मोती को छुआ, लॉकेट खुल गया। लॉकेट के एक तरफ उसके पति अभी का और दूसरी तरफ बच्चों का फोटो लगा हुआ था। लॉकेट देखकर उसके चेहरे पर एक हंसी खिल उठी। सोते हुए अभी के गाल पर हल्की सी किस दी और लॉकेट को गले में पहनकर उसी मुस्कान के साथ सो गई। रात के करीब 1 बज रहे थे। घर भर में शांति फैली हुई थी। अभी और सुनैना दिन भर के थके हारे गहरी नींद में सो रहे थे। सनी और किट्टू भी सपनों की दुनिया में खोए हुए थे। तभी सुनैना के गले का लॉकेट चमकने लगा। उसमें से एक रोशनी निकली जो घर भर से होती हुई बच्चों के कमरे में पहुंच गई। तभी किट्टू की चादर किसी ने नीचे की ओर खींची। किट्टू ने चादर पकड़कर अपनी ओर खींची, लेकिन जब चादर ऊपर नहीं आई तो नन्ही सी किट्टू आंखें मलते हुए उठ गई। सामने एक हरी परछाई देखकर उसने धीरे से सनी को आवाज लगाई, भैया भैया। सनी गहरी नींद में था। उसे किट्टू की आवाज सुनाई ही नहीं दी। किट्टू धीरे धीरे चादर को हाथ में लिए उस परछाई के पीछे पीछे चलने लगी। कमरे से बाहर सारी लाइट जल बुझ रही थी। रात के सन्नाटे में किचन से पानी गिरने की टिप टिप आवाज आ रही थी। कहीं किसी कोने से झींगुर की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। इधर परछाई धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंची और उसे खोलकर बाहर चली गई। किट्टू भी उसके पीछे पीछे दरवाजे तक पहुंची। बाहर झांक कर देखा तो दिन की तरह ही बुढ़िया सामने वाले फ्लैट से उसे घूर रही थी, पर इस बार उसने काले कपड़े पहने हुए थे। माथे पर बड़ी सी बिंदी और चेहरे पर डरावनी हंसी थी। किट्टू के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। तभी न जाने उसने ऐसा क्या देखा कि उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वह चीखना चाहती थी, मम्मा पापा को बुलाना चाहती थी, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। अचानक एक तेज चीख के साथ वह वहीं बेहोश हो गई। इधर जिस वक्त किट्टू के साथ यह सब हो रहा था, उसी वक्त सुनैना भी सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। वह एक अंधेरे मकान में अकेली खड़ी थी। उसके सामने एक काली बिल्ली बैठी थी जो उसे घूरे जा रही थी। थोड़ी ही देर में वह काली बिल्ली अपना मुंह खोलती है। उसके मुंह के अंदर से किट्टू के जोर जोर से रोने और मम्मा मम्मा चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। धीरे धीरे आवाज बंद हो जाती है। बिल्ली वहां से उठकर घर से बाहर जाने लगती है। अब सुनैना को सब जाना पहचाना सा लग रहा था। वह धीरे धीरे बिल्ली के पीछे चलने लगी। बिल्ली दरवाजे के पास पहुंचकर उसके अंदर समा गई। सुनैना की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह खुद के ही फ्लैट में थी। सपने और हकीकत में उसे फर्क समझ नहीं आ रहा था। उसे न अभी कहीं दिख रहा था, न सनी और किट्टू। धीमे धीमे कदमों से दरवाजे तक पहुंचकर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर अंदर की तरह ही सन्नाटा पसरा हुआ था। गैलरी के अंधेरे में धीमे धीमे रोशनी बढ़ती जा रही थी। उस रोशनी के बीच उसे पहले एक हाथ दिखाई दिया और फिर धीरे धीरे किट्टू। किट्टू चारों ओर नजरें दौड़ा रही थी, मानो किसी से डरी सहमी खड़ी हो। सुनैना को सामने देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। यह सब सपने में हो रहा था, लेकिन सुनैना हकीकत में रो रही थी। मम्मा मम्मा, मुझे बचाओ। अपनी नन्ही सी किट्टू को इस हाल में देखकर सुनैना का दिल बैठा जा रहा था। किट्टू बेटा, मम्मा के पास आओ, मैं अपनी किट्टू को कुछ नहीं होने दूंगी। मम्मा। एक आखिरी बार किट्टू की चीख गूंजी। तभी अंधेरे से एक हाथ निकला जिसने किट्टू का पैर पकड़ लिया और अंधेरे में उसे खींच लिया। सुनैना घबराई सी वहीं किट्टू किट्टू चिल्लाकर रोने लगी। जब उसे किट्टू कहीं नहीं दिखी तो वह जोर जोर से रोते हुए पागलों की तरह उसे ढूंढने लगी। डर से सुनैना की नींद खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सांसें तेज चल रही थीं। दिल की धड़कन इतनी तेज थी मानो अभी बाहर आ जाएगी। तभी बाहर से किट्टू की चीख सुनाई दी। वह दौड़कर बाहर गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर उसके दिल में घर कर चुका था। बदहवास हालत में वह बच्चों के कमरे में गई तो देखा कि किट्टू आराम से सो रही थी। न जाने कितनी मन्नतों का फल थी उसकी यह नन्ही सी गुड़िया। अपने दोनों बच्चों को सही सलामत सोते हुए देखकर उसकी सांस में सांस आई। किट्टू के पास जाकर वह उसके बगल में लेट गई। उसे अपने से चिपकाया और धीरे धीरे उसके बाल सहलाने लगी। धीरे धीरे उसकी धड़कन सामान्य होने लगी। कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। धीरे धीरे बच्चों के कमरे का दरवाजा खुला। फिर वही हरी परछाई दरवाजे पर खड़ी थी और सुनैना किट्टू को घूर रही थी। तभी झटके से किट्टू की आंख खुली। उसकी आंखों में शैतानियत साफ साफ नजर आ रही थी।
धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी अपनी जगह बना रही थी। यह मेरी नई कहानी का पहला भाग है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगला भाग जल्द ही आएगा, नए राज्यों और डरों से आपको रूबरू कराने। शनिवार का दिन था। अभी की आज छुट्टी थी, इसलिए वह देर तक सोता रहा। 9 बजे जब उसकी नींद खुली तो रोज की तरह सुनैना मुस्कुराहट लिए उसके जागने का इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि वह कमरे में थी ही नहीं। अभी ने सोचा शायद मैडम घर के कामों में लगी होंगी। उठकर फ्रेश होकर बाहर आया तो देखा सारा सामान बिखरा पड़ा था। सुनैना न तो किचन में थी, न ही घर भर में दिखाई दे रही थी। थोड़ी सी घबराहट तो हुई, लेकिन उसने सोचा शायद बच्चों के कमरे में होगी। अभी ने बच्चों के कमरे में जाकर देखा तो उसकी चिंता और भी अधिक बढ़ गई। किट्टू ठंड से कांप रही थी और सुनैना गहरी नींद में सो रही थी। रोज सुबह 6 बजे उठने वाली सुनैना का आज इतनी देर तक गहरी नींद में सोना अभी को अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद शिफ्टिंग की वजह से थक गई होगी। सनी भी अपने बिस्तर पर सो रहा था। अभी ने किट्टू को चादर उड़ाई। जैसे ही प्यार से उसने किट्टू के माथे पर हाथ रखा तो किट्टू का बदन बुखार से तप रहा था। सुनैना, सुनैना, उठो, देखो किट्टू को कितना तेज बुखार आ रहा है। अभी ने घबराते हुए सुनैना को आवाज लगाई, लेकिन सुनैना को तो मानो उसकी आवाज ही सुनाई नहीं दे रही थी। उठना तो दूर की बात थी, उसने कोई हलचल तक नहीं की, यूं ही निर्जीव बनी पड़ी रही। यहां अभी का चिंता से बुरा हाल था। एक ओर तो किट्टू बुखार से तप रही थी, वहीं सुनैना कुछ जवाब नहीं दे रही थी। जब सुनैना ने उसकी कोई पुकार नहीं सुनी तो थक हार कर उसने पास रखे गिलास का पानी सुनैना के चेहरे पर मारा। सुनैना घबराकर जाग गई और भारी आवाज में चिल्लाने लगी, क्यों जगाया मुझे, क्यों? सुनैना, हो क्या गया है तुम्हें? वक्त देख रही हो, सुबह के 9 बज रहे हैं। किट्टू का बदन बुखार से तप रहा है और तुम हो कि इतनी आवाजें लगाने के बाद भी सुन ही नहीं रही हो। मजबूरी में मुझे ऐसे तुम्हें जगाना पड़ा। सुनैना चुपचाप अभी की बातें सुनती रही। उसे जवाब में सिर्फ सुनैना की लंबी लंबी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, मानो वह सोकर नहीं उठी हो बल्कि कहीं से दौड़ भाग कर आई हो। अभी को सुनैना का बर्ताव बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। इधर सुनैना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रात में जो कुछ भी उसने देखा वह सब उसे हकीकत लग रहा था। उसका पूरा बदन दर्द से टूट रहा था, सिर भारी भारी सा था। वह कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी, बस इस वक्त गहरी नींद में सोना चाहती थी। लेकिन एक माँ बच्चे की बीमारी में खुद कैसे आराम कर सकती है? एक माँ ही तो होती है जो निस्वार्थ भाव से अपनी संतान की सेवा करती है। खुद का दर्द उसे अपने बच्चे के दर्द के आगे हमेशा छोटा ही लगता है। सुनैना ने भी अपने सारे दर्द को एक ओर रखा और किट्टू को देखने लगी। हकीकत में किट्टू को बहुत तेज बुखार था। सुनैना ने उठकर मुंह हाथ धोया, किट्टू और सनी को उठाया, उन्हें नाश्ता करवाया, फिर किट्टू को दवा खिलाकर वापस सुला दिया। सुनैना को आज न जाने क्यों बहुत अजीब लग रहा था। घर के सारे काम से फ्री होकर नहा धोकर कांच के सामने खड़ी सुनैना ने जो प्रतिबिंब देखा तो उसकी चीख निकल गई। उस वक्त सुनैना की चीख सुनने वाला कोई भी नहीं था। अभी और सनी बाहर गए हुए थे और किट्टू गहरी नींद में सो रही थी। सुनैना का यहां डर से बुरा हाल था। 2 सेकंड पहले उसके पड़ोस वाली बूढ़ी औरत दर्पण से उसे उसी दिन की तरह ही घूरे जा रही थी। उस दिन की तरह उसके चेहरे पर शून्य भाव नहीं, बल्कि एक शैतानी मुस्कान ने अपनी जगह बना रखी थी। उसके हाथ में एक तस्वीर थी जिसमें किट्टू अपने कमरे में सो रही थी और एक परछाई उसके पास बैठी थी। सुनैना को काटो तो खून नहीं, डर, घबराहट, चिंता, गुस्सा, सब वह इस वक्त महसूस कर रही थी। दौड़कर घबराई हुई सुनैना बच्चों के कमरे में पहुंची तो देखा कि किट्टू आराम से सो रही थी। किट्टू को सही सलामत देखकर सुनैना की सांस में सांस आई। थोड़ी देर पहले जो भी हुआ उसे सोचकर हंसी भी आई। मैं भी ना थकान के कारण न जाने क्या क्या देख रही हूं। यहां तो कोई भी नहीं है। सुनैना रानी, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। बिना उम्र के ही बुढ़ापा आ गया है, न जाने क्या क्या देखती सोचती रहती हो। किट्टू का बुखार अब उतर गया था। सुनैना रात के खाने की तैयारी कर रही थी। दोनों बच्चे अभी के साथ खेल रहे थे। अचानक किचन का बल्ब बंद चालू होने लगा। नल अपने आप चालू हो गया। सुनैना को अब चिढ़ हो रही थी। खींचते हुए उसने अभी को आवाज लगाई, अभी देखो ना।
ये लाइट और नल को क्या हो गया है? लेकिन जैसे ही अभी किचन में पहुंचा वहां तो सब नॉर्मल था। नैना, क्या बात है? कुछ भी तो गलत नहीं है यहां, सब कुछ नॉर्मल है। लगता है ज्यादा थकान हो गई है तुम्हें। सुनैना को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। थोड़ी देर पहले तक जो बल्ब बंद चालू हो रहा था वह तो सही था, न ही नल से पानी आ रहा था। जल्दी से खाना बनाकर सुनैना ने सबको खिलाया। दिन भर में उसका शरीर दर्द से टूट रहा था, वह बस थोड़ा आराम करना चाहती थी। इधर दिन भर चहलकदमी करने वाली किट्टू सुबह से बिल्कुल गुमसुम थी और शून्य में ताक रही थी। शायद बुखार का असर होगा, यह सोचकर अभी और सुनैना ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दोनों बच्चों को सुलाकर जैसे ही सुनैना बिस्तर पर लेटी, वह गहरी सपनों की दुनिया में जाने लगी। इधर सबके सोते ही किट्टू अचानक उठी। किट्टू मानो किसी के वश में हो, बिना पलकें झपकाए वह एक तक दरवाजे को देख रही थी। अचानक दरवाजा धीरे धीरे खुला। दरवाजे के खुलते ही किट्टू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बाहर की गैलरी में बिल्कुल अंधेरा था। जो छोटा सा बल्ब लगा हुआ था वह भी फूट चुका था। रात के 12 बज रहे थे। सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, पर किट्टू अंधेरे में कहीं चली जा रही थी। आज वह सामने वाले नहीं बल्कि पास वाले फ्लैट के सामने खड़ी थी। धीरे से फ्लैट का दरवाजा खुला। उसमें से 2 हाथ बाहर निकले जिन्होंने किट्टू को अंदर खींच लिया। सपने में यह सब देखकर सुनैना घबरा कर उठ गई। पास रखे मोबाइल में समय देखा तो रात के 1 बज रहे थे। उसने सोचा, एक बार जाकर किट्टू का बुखार चेक कर लूं। थकी हारी सुनैना आंखों में नींद ली बच्चों के कमरे के बाहर खड़ी थी। तभी उसे एहसास हुआ मानो किसी ने उसे छुआ हो। पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। किट्टू की गुड़िया दरवाजे के पास रखी थी। फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। सपने की बात कहीं सच तो नहीं थी? यही सवाल सुनैना को बार बार परेशान किए जा रहा था। डरी घबराई सुनैना दबे पांव दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही उसने दरवाजे के बाहर झांका, गैलरी का छोटा सा बल्ब बार बार जल बुझ रहा था। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। सुनैना जैसे ही दरवाजा बंद करने वाली थी, उसकी नजर पास के फ्लैट से आने वाली हल्की सी रोशनी पर पड़ी। इस फ्लैट में तो कोई नहीं रहता, तो फिर यह रोशनी कैसे? फ्लैट के सामने किट्टू की चप्पल पड़ी हुई थी। किट्टू की चप्पल? किट्टू? सुनैना के साथ जो कुछ भी हो रहा था उससे वह डरी हुई तो थी ही, उसके मन में बुरे ख्यालों ने घर बना लिया था। तभी उसे दरवाजे के पास किसी छोटी बच्ची की परछाई दिखाई दी। उसके मन के सारे शक धीरे धीरे यकीन में बदलते जा रहे थे। किट्टू, किट्टू। धीमे धीमे कदमों से किट्टू का नाम पुकारते हुए सुनैना फ्लैट नंबर 11 की ओर बढ़ने लगी। गैलरी में जलने वाला बल्ब अब बंद हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। रह रहकर झींगुरों की आवाज का शोर उस खामोशी को चीर रहा था। दरवाजे की ओट में छिपे 2 हाथ उसे अपनी दुनिया में खींचने का इंतजार कर रहे थे। सुनैना को अब किट्टू साफ साफ उस फ्लैट में दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि सुनैना दरवाजे के अंदर जा पाती, पीछे से किसी ने उसे पकड़ा। डरी सहमी सुनैना बिना पीछे मुड़े ही जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। सुनैना, शांत हो जाओ, मैं हूं अभी। तुम रात के 1 बजे यहां इस बंद फ्लैट के आगे क्या कर रही हो? अभी ने सुनैना को झकझोरते हुए कहा। अभी को सामने देखकर सुनैना की सांस में सांस आई। डर और चिंता उसकी आंखों से अब आंसू बनकर बहने लगे। सुनैना रोते हुए अभी से लिपट गई। अभी, वो किट्टू, किट्टू। डरी हुई सुनैना के तो शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। किट्टू? क्या हुआ किट्टू को? सुनैना, डरो नहीं, मैं हूं ना, आराम से बताओ क्या हुआ? अभी, वो किट्टू इस फ्लैट में है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अभी किट्टू इसके अंदर गई थी, वो यहीं थी। किसके अंदर? क्या बोल रही हो? ये फ्लैट तो सालों से बंद पड़ा है, इसमें कोई नहीं रहता। दरवाजे पर इतना बड़ा ताला नहीं दिख रहा तुम्हें? ताला? सुनैना ने पीछे मुड़कर देखा तो सच में वह फ्लैट बंद पड़ा था। अभी, मेरा यकीन मानो, मैंने किट्टू को यहां देखा था। किट्टू अपने कमरे में आराम से सो रही है। चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। अभी ने सुनैना का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे बच्चों के कमरे में ले गया। दोनों बच्चे आराम से सो रहे थे। सुनैना को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। कमरे का दरवाजा बंद करके दोनों बाहर आए। अभी, मेरा यकीन मानो, मैंने उसे देखा था। यहां सब बहुत अजीब है।
मेरे साथ सब कुछ अजीब हो रहा है। सुनैना ने पिछली रात के सपने से लेकर दिन भर की बातें और थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ रोते हुए अभी के सामने रख दिया। अच्छा, तो अंदर कौन है? किट्टू का भूत? अभी ने खींचते हुए कहा। सुनैना, इनफ इज इनफ। तुमने आज फिर अपनी दवाई नहीं ली है ना? तुम्हारे इन्हीं सब ड्रामों की वजह से मुझे मेरे घर वालों से अलग होना पड़ा। मैं वो सब एक बार फिर नहीं दोहराना चाहता। इन सब में पहले ही तुम एक जान ले चुकी हो। लेकिन मुझे और मेरे बच्चों को बख्श दो। मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां कुछ भी नहीं है, सब तुम्हारा वहम है। चुपचाप जाकर सो जाओ। सुनैना अतीत के पन्नों को फिर से नहीं खोलना चाहती थी, इसलिए अभी की बात मानकर अपने कमरे में जाने लगी। एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा तो अभी के पास एक औरत खड़ी हुई थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अभी गुस्से में उसे देख रहा था। सुनैना फिर से अभी के सामने पागल नहीं साबित होना चाहती थी, इसलिए चुपचाप अपने कमरे की ओर चली गई। सुनैना के जाते ही अभी के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। पीछे जिस ओर सुनैना ने औरत की परछाई देखी थी, अभी ने मुस्कुराते हुए उस ओर देखा। वह परछाई धीरे धीरे अभी के पीछे पीछे चलने लगी। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकली, अभी ने फ्लैट का दरवाजा बंद किया और सोने चला गया। क्या सुनैना ने जो कुछ भी देखा वह सब वहम था या हकीकत? क्या यह सब किसी की साजिश है या किसी शैतानी ताकत का साया? क्या हैं वो अतीत के पन्ने जो सुनैना खोलना नहीं चाहती? जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। एक व्यस्त सी बिल्डिंग के 5वें माले पर एक साइकोलॉजिस्ट का ऑफिस बना हुआ है। ऑफिस के बाहर डॉ सुधीर मिश्रा साइकेट्रिस्ट का बोर्ड लगा हुआ है। सुबह के करीब 10 बज रहे हैं। बाहर प्रतीक्षालय में इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे हैं। अंदर ऑफिस में किसी की काउंसलिंग चल रही है। प्लीज सुधीर, प्लीज हेल्प मी। मैं सच कह रही हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं मानती हूं जो सब मैंने देखा वह सब मेरा वहम था। प्लीज अभी को बोलो कि सब ठीक है। मैं वापस यहां नहीं आना चाहती। तुम भी जानते हो बीते सालों में कितना कुछ हुआ है। मेरी एक गलती की सजा मुझे आज तक भुगतनी पड़ रही है। मैं वापस पागल साबित नहीं होना चाहती। प्लीज। डरी सहमी सुनैना ने सुधीर से रोते हुए गुहार लगाई। नैना, शांत हो जाओ। हम तुम्हें पागल नहीं कह रहे हैं। मैं और अभी बस तुम्हारा भला चाहते हैं। नैना, हम तीनों कॉलेज से दोस्त हैं, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत होने दूंगा? मैं अभी से ज्यादा तुम्हारा दोस्त हूं। जरा अपनी हालत तो देखो। क्या कर लिया है तुमने खुद के साथ? मेरी हंसती खेलती सुनैना कहाँ है? नैना, देखो, जो भी है मुझे खुलकर बताओ। एक डॉक्टर के नाते न सही, पर एक दोस्त को तो बताओ। आखिर तुम दोनों के जीवन में हो क्या रहा है? सुधीर, अगर मैं तुम्हें सब बताऊंगी तो तुम मुझे पागल समझोगे। लेकिन उस घर में कोई है जो मुझे मारना चाहता है। मैंने खुद देखा है सुधीर, मैंने खुद देखा है। अभी को लगता है मैं पागल हो गई हूं। मैं ढोंग कर रही हूं। उसने सोचा जिस तरह उसकी बहन की जान ली वैसे ही उसके बच्चों की भी लेना चाहती हूं। लेकिन तुम भी जानते हो मैंने उसकी बहन को नहीं मारा। उसने खुदकुशी की थी। कोर्ट में भी साबित हो चुका है। लेकिन वह अभी भी मुझे जिम्मेदार समझता है। मुझे बचपन से ही आत्माएं दिखती हैं। क्या यह मेरी गलती है? सुधीर, तुम तो जानते हो कॉलेज के ज़माने से ही मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी का हिस्सा रही हूं। अभी ने सब जानते हुए मुझसे शादी की थी, लेकिन अब उसे मैं पागल लगती हूं। वह मेरे शरीर में आकर अभी को मारना चाहती है, लेकिन वह समझने को तैयार नहीं है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? नैना, मैं तुम्हारी परेशानी समझ चुका हूं और मुझ पर यकीन रखो। अभी माने न माने, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मैं सुरेखा मैम से बात करता हूं। वह जानी मानी पैरानॉर्मलिस्ट हैं। वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। जब बच्चे और अभी घर में नहीं होंगे, मैं तब उन्हें लेकर आऊंगा। ठीक है? सुधीर ने सुनैना के चेहरे को हाथों में लेते हुए कहा। सुधीर, थैंक यू सो मच। और एक बात, अभी से मुझे जान का खतरा है। अगर कल को मुझे कुछ हो भी जाए तो मैं चाहती हूं कि तुम किट्टू को अपने पास रखो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब मुस्कुराओ और ऐसे बर्ताव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सुधीर ने सुनैना को गले लगाते हुए कहा। सुनैना ने भी उसकी बात समझते हुए हाँ में गर्दन हिलाई और बाहर आकर सुधीर के कहे अनुसार ही बर्ताव किया।
अभी को सुनैना को इस तरह देखकर खुशी हुई। उसकी सुनैना पहले जैसी होने लगी थी। सुधीर का धन्यवाद कहकर उसने सुनैना को जाकर कार में बैठने को कहा और खुद सुधीर से कुछ जरूरी बात करने चला गया। क्या कहा उसने? उसे मुझ पर शक तो नहीं है ना? तुमने वो दवाइयां तो लिख दी हैं जो मैंने कही थीं? नहीं, अभी सुनैना को कोई शक नहीं है। और हाँ, तुम्हारे कहे अनुसार मैंने दवाइयां लिख दी हैं। पर याद रखना, किसी को पता न चले, नहीं तो मेरी डिग्री खतरे में पड़ जाएगी। सुधीर की बात सुनते ही अभी के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। एक आखिरी बार उसे धन्यवाद कहा और कार की ओर चल दिया। अभी के जाते ही सुधीर ने मुट्ठी में भरी दवाइयां पास रखे डस्टबिन में फेंक दी। उसकी आंखों में एक अलग ही शैतानी चमक थी। उन आंखों में क्या राज था, यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन किसी बड़ी साजिश की शुरुआत जरूर थी। सुनैना को घर छोड़कर अभी ऑफिस की ओर चल दिया। सुनैना जब से इस घर में आई थी, बदलने लगी थी। सुंदर चेहरा, तीखे नयन नक्श, सुर्ख गुलाबी होंठ, चेहरे पर चमक। अच्छी कद काठी की सुनैना का चेहरा अब मुरझा सा गया था। धीरे धीरे सुनैना कमजोर होती जा रही थी। उसका शरीर खून की कमी से सफेद पड़ता जा रहा था और यही वजह थी कि अब भी सुनैना को लेकर चिंतित था। लेकिन जो सुनैना देख पा रही थी वह किसी और को कहां दिख रहा था। गार्ड ने जब सुनैना को देखा तो हल्की सी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। सुनैना को अब उसके चेहरे से डर नहीं लगता था। 2 महीने हो गए थे उसे यहां आए हुए और इन बीते दिनों में उसकी सबसे दोस्ती हो चुकी थी। उसने हल्की सी मुस्कान गार्ड को दी और सीढ़ियों से ही ऊपर जाने लगी। अपने फ्लोर पर पहुंचते ही नजर न चाहते हुए भी फ्लैट नंबर 11 पर चली गई। उस पर नजर पड़ते ही न जाने कौन सी यादें ताजा होने लगीं कि डर से सुनैना के रोंगटे खड़े हो गए। हाय सुनैना, कैसी हो? बच्चे अभी आए नहीं हैं स्कूल से? फ्लैट नंबर 12 की महिला ने सुनैना से पूछा। महिला की बात सुनकर सुनैना की नजर फ्लैट नंबर 11 से हटकर उस पर आ गिरी। कुछ महीने पहले तक जो महिला उसे अजीब और खड़ूस लगती थी, अब इस फ्लैट के अकेलेपन में वही उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। उसका नाम मैरी था। मैरी अपनी गूंगी बाहरी माँ और अपनी छोटी बहन टीना के साथ रहती थी। टीना अभी के ऑफिस में ही काम करती थी, वहीं मैरी एक प्रोफेसर थी। मैरी अपनी माँ को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने कभी शादी नहीं की। वहीं टीना का एक बॉयफ्रेंड था जो शादीशुदा था, इसलिए मैरी उन दोनों के रिश्ते के खिलाफ थी। हर रोज दोनों बहनों के बीच झगड़े चलते ही रहते थे, लेकिन मैरी एक बहुत ही अच्छी महिला थी, इसलिए जल्द ही नैना और उसकी दोस्ती हो गई थी। इन बीते महीनों में जो भी हुआ था, अगर किसी को नैना ने सब कुछ बताया था तो वह मैरी ही थी और केवल वही नैना पर यकीन करती थी। मैं कैसी हो सकती हूँ मैरी? वह न मुझे जीने देती है न मरने। और दुख की बात तो यह है कि मेरे अपने ही मुझ पर यकीन नहीं करते। आंखों में आंसू भरे नैना ने कहा। मैरी को नैना की हालत पर तरस तो आता था, लेकिन वह खुद भी मजबूर थी। चाहते हुए भी वह कोई मदद नहीं कर सकती थी। नैना ने एक लंबी सांस ली, आंसू पोंछे और जैसे ही फ्लैट का दरवाजा खोला, रोज की तरह ही जलती बुझती बत्तियों ने उसका स्वागत किया। सुनैना, सुनैना, सुनैना। पूरे फ्लैट में आवाजें गूंज रही थीं। ये रोज का हाल बन गया था। जैसे ही सुनैना घर में अकेली होती, यह सब शुरू हो जाता। सुनैना ने दोनों कान हाथों से ढक लिए, इस उम्मीद में कि शायद आवाजें बंद हो जाएं, लेकिन धीमे धीमे आवाजें और तेज होती जा रही थीं। अब सिर्फ आवाजें ही नहीं थीं जो उसके नजदीक आ रही थीं, बल्कि वह भी उसके सामने ही खड़ी थी। दोनों बच्चे जब घर पहुंचे तो सुनैना सोफे पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उसकी नजर बंद टीवी पर थी और वह धीरे धीरे कुछ बोल रही थी। मम्मा, मम्मा। सनी दौड़ते हुए सुनैना के गले लग गया। वहीं किट्टू चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। उस रात जो कुछ भी हुआ, उसके बाद किट्टू एकदम शांत सी हो गई थी। अभी सुनैना ने काफी कोशिशें की, लेकिन किट्टू ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। वह सिर्फ हाँ या ना से ज्यादा जवाब नहीं दे रही थी। कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे किट्टू की चुप्पी से अभी सुनैना ने समझौता कर लिया था। सनी बेटा, जाकर अपने कपड़े बदल लो। सुनैना की बात सुनते ही सनी अपने कमरे में चला गया। सनी के जाते ही किट्टू मुस्कुराने लगी और दौड़कर सुनैना के पास जाकर उसके कान में कुछ कहने लगी। किट्टू की बात सुनकर सुनैना के चेहरे पर भी उसी तरह की शैतानी मुस्कान आ गई।
रात के करीब 1 बज रहे थे। दिन भर की थकान के बाद सब गहरी नींद में सो रहे थे। वहीं सुनैना और किट्टू बाहर गैलरी में खड़ी हुई थीं। धीरे धीरे सुनैना किट्टू से कुछ कह रही थी। थोड़ी देर दोनों ने किसी का इंतजार किया, फिर दबे पैरों से गैलरी के अंधेरे में कहीं चल दी। धीरे धीरे दोनों के शरीर अंधेरे में कहीं गुम हो गए। अगली सुबह अभी और बच्चों के जाने के बाद सुधीर सुरेखा जी को लेकर पहुंचा। उस समय सुनैना के फ्लैट से जोर जोर की चीखों की आवाजें आ रही थीं, जो सिर्फ सुरेखा जी सुन पा रही थीं, सुधीर नहीं। दरवाजे की घंटी बार बार बजाने के काफी देर बाद दरवाजा खुला तो पसीने से भीगी, घबराई सी उनके सामने खड़ी थी। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, अंदर आइए। सुरेखा और सुधीर को सुनैना ने पानी पिलाया और कैसे इन सब की शुरुआत हुई, कैसे इस घर में किट्टू को एक लॉकेट मिला और उस रात के बाद से ही वे चैन से नहीं सो पाए, इसकी जानकारी दी। सुनैना की बात सुरेखा जी ने बहुत ही ध्यान से सुनी, एक लंबी सांस ली और चारों ओर नजर दौड़ाई। सुनने में यह काफी अजीब था, लेकिन सुरेखा न सिर्फ आत्माओं को महसूस कर सकती थी, बल्कि उन्हें देखकर उनसे बातें भी कर सकती थीं। कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा भूत जैसा कुछ नहीं होता, वहीं कुछ लोग होते हैं जो न सिर्फ दूसरी दुनिया पर यकीन करते हैं, बल्कि उसके रहस्यों को जानने की इच्छा भी रखते हैं। उनमें से ही एक सुरेखा भी थी। उसकी रूहों से बात करने की इच्छा, उन्हें जानने की जिज्ञासा उसे इतना दूर ले आई थी। उसे खुशी थी कि वह लोगों की मदद कर सकती थी। सुरेखा ने पूरे घर का जायजा लिया। उसे कुछ महसूस तो हो रहा था, लेकिन वह कुछ देख नहीं पा रही थी। जैसे ही बच्चों के कमरे में पहुंची, सुरेखा के कदम किट्टू के बिस्तर के पास आकर रुक गए। वह एक तक उस बिस्तर की ओर देखे जा रही थी। न जाने ऐसा क्या दिखा उन्हें कि उनकी आंखें डर से बड़ी होती गईं। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ डरावना देखा था, पर अभी उसके सामने जो था वह रूह को कंपा देने वाला था। सुरेखा ने पलटकर देखा तो सुनैना गुस्से में उसे घूरते जा रही थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं, चेहरे पर एक अजीब तेज था। उसकी आंखें सुरेखा जी से कुछ कह रही थीं। काफी देर तक उसकी आंखों में देखने के बाद सुरेखा जी को इस घर में जो भी हो रहा था सब पता चल चुका था। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि दुख के आंसू थे। सुरेखा ने आंसू पोंछे सुनैना की ओर देखकर गर्दन हिलाई। सुनैना का गुस्सा धीरे धीरे कृतज्ञता में बदल गया। सुधीर चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर जिसे सब कुछ समझना चाहिए था वह समझ चुकी थी। सुरेखा जी ने 1-2 दिन में वापस लौटने की बात कही और वहां से अलविदा लेकर चल दी। जाते जाते उनके कदम फ्लैट नंबर 11 के बाहर रुक गए। एक आखिरी बार दरवाजे पर खड़ी सुनैना की ओर नजर डाली और चुपचाप वहां से चली गईं। क्या देखा सुरेखा जी ने ऐसा कि डर से उनका दिल सहम गया? क्या साजिश है अभी की? आखिर सुधीर किसके साथ है अभी, या सुनैना? सुनैना और किट्टू रात में कहां गए थे? क्या राज है दोनों मां बेटी का? क्या सच में सुनैना की जान को खतरा है? अगर हां, तो किससे? वक्त और हालात न जाने हमें किस मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं। हम जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमें दगा देते हैं। हम जानते हैं कि वे हमारा फायदा उठा रहे हैं, लेकिन हम दिल के हाथों मजबूर होते हैं। न चाहते हुए भी हम उनके बिछाए जाल में फंसते जाते हैं, और जब हमें होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ऐसा ही सुनैना के साथ भी हुआ। एक पुरानी सी बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पर सुरेखा अकेली ही रहती थी। उसके पास जो शक्तियां थीं उनकी वजह से सब उसे पागल समझते थे, और हर रोज एक नई रहस्यमयी दुनिया से रूबरू होने वाली सुरेखा अपने साथ किसी और की जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहती थी। इसलिए उसने भी कभी किसी जीवन साथी की तलाश नहीं की। 40 साल की उम्र में भी उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। श्याम वर्ण, मध्यम कदकाठी, तीखे नयन नक्श वाली सुरेखा को चाहने वाले तो बहुत मिले, लेकिन जब भी कोई उसे भूतों और आत्माओं से बातें करता देखता, उलटे पैर लौट जाता। सुरेखा को कभी भी इस बात से फर्क नहीं पड़ा। दूसरों की जिंदगी बचाने में उसे जो खुशी मिलती थी, उसके आगे उसे यह सब छोटा लगता था। हर रात की तरह ही सुरेखा ने भगवान को याद किया और गहरी नींद में सो गई। घड़ी में रात के 1 बज रहे थे कि तभी सुरेखा को बाहर कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज से सुरेखा की नींद खुल गई। उसे प्यास भी लग रही थी। पास में देखा तो पानी का जग खाली हो चुका था।
नींद भरी आंखों से ही वह रसोई की ओर चल दी। कमरे से बाहर निकली तो उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। कोई आम आदमी होता तो सबसे पहले घर छोड़कर भागता, लेकिन सुरेखा के लिए तो यह रोज की बात थी। धीरे धीरे सुरेखा उस आवाज की ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह आवाज के करीब आती जा रही थी, बच्चा और भी तेज रोने लगा। आवाज टेबल के नीचे से आ रही थी। सुरेखा जैसे ही नीचे झुकी, उसके सामने जो था उसे देखकर डर से उसकी चीख निकल गई। टेबल के नीचे नन्ही किट्टू डरी सहमी बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर जगह जगह खरोंच के निशान थे। कभी टमाटर की तरह लाल रहने वाला चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ था। उसके हाथ पर जगह जगह जलाने के निशान थे। बेचारी नन्ही सी किट्टू फुट फूट कर रो ही थी। सुरेखा जी को देखकर किट्टू ने जल्दी से आंसू पोंछे और उम्मीद भरी नजरों से सुरेखा को देखने लगी। मेरी मम्मा को बचा लीजिए प्लीज, वो उन्हें मार डालेंगे। वो बुरी आंटी मेरी मम्मा को मारना चाहती हैं। इससे पहले कि किट्टू कुछ और बोल पाती, अचानक ही किचन की लाइट चली गई। घबराई हुई किट्टू और सुरेखा चारों ओर देख रही थीं। तभी एक एक करके किचन के सारे बर्तन गिरने लगे। सुरेखा कुछ समझ पाती, उसके पीछे से किट्टू जोर से चीखी। सुरेखा के सामने एक काली परछाई खड़ी थी जो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। सुरेखा अपने जीवन में कई बुरी आत्माओं से मिली थी, लेकिन जो डर आज वह महसूस कर रही थी वह उसके लिए बिल्कुल नया था। कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? घबराई हुई सुरेखा ने पूछा। बिना कोई जवाब दिए आत्मा तेजी से सुरेखा की ओर बढ़ते हुए उसके शरीर में अंदर समा गई। सुरेखा का सिर धीरे धीरे भारी होता जा रहा था। उसकी आंखें अचानक ही बंद होने लगीं। थोड़ी देर में ही सुरेखा सपनों की गहरी दुनिया में चली गई। सुरेखा की आंखें खुली तो चारों ओर अंधेरा था। सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो उसे सिवाय अंधेरे के कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर दो लोगों की धीमी धीमी आवाज उसे सुनाई दे रही थी। सुरेखा ने खुद को संभाला और जिस ओर से आवाज आ रही थी उस ओर चल दी। सुरेखा को अब हल्का हल्का उजाला नजर आ रहा था। उसके सामने एक औरत और आदमी बात कर रहे थे। उनके चेहरे तो सुरेखा को नहीं दिख रहे थे। सुरेखा जैसे जैसे करीब जा रही थी, आवाजें साफ होती जा रही थीं। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? गलती क्या थी मेरी? तुमसे प्यार करना? तुम्हारी पहले भी शादी हो चुकी है, तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? सामने खड़ी औरत ने सिसकियां लेते हुए कहा। बेबी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। वह तो बस एक गलती थी, मुझे माफ कर दो। बस, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और नहीं चाहता था कि तुम एक गलती की वजह से मुझे छोड़ दो। वह मेरा अतीत था, एक बुरा वक्त जिसे मैं भूल जाना चाहता हूं, लेकिन तुम मेरा आने वाला कल हो। यह बच्चा हमारा आने वाला कल है, आदमी ने औरत को बाहों में भरते हुए कहा। धीरे धीरे वह दोनों वहां से गायब हो गए। अब सुरेखा जी को किसी औरत के रोने की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। उस आवाज का पीछा करते करते सुरेखा जैसे ही आगे बढ़ी, फिर एक आदमी और औरत उसके सामने थे, लेकिन इस बार आदमी औरत को बुरी तरह मार रहा था। औरत के हाथ में एक बच्चा था। तुम्हारे बूढ़े बाप ने सारी जायदाद इस मनहूस के नाम लिख दी, अब मैं क्या करूं? तुम्हारा और इसका? आदमी सिर पकड़कर बैठा हुआ था और औरत रोते जा रही थी। उसने अपने बच्चे को अपने सीने से चिपका के रखा था और धीरे धीरे सिसकियां ले रही थी। सुरेखा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर यह हो क्या रहा है? वह कहां है? कौन है ये औरत और आदमी? उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। क्या यह सुनैना और अभी थे जो बातें कर रहे थे, या फिर बुरी आंटी जिनके बारे में किट्टू बात कर रही थी? जिंदगी के भंवर में सब फंसे हुए थे, लेकिन निकलने का रास्ता सिर्फ एक था। क्या सुरेखा सबको बचा पाएगी, या सुनैना भी सिर्फ एक रूह बनकर रह जाएगी? एक पल, एक लम्हा, एक रात काफी होती है जिंदगी भर की बातें झुठलाने के लिए। जिस शख्स को हम पूरे दिल से चाहते हैं, सिर्फ एक पल लगता है उस दिल को टूटने में। कुछ ऐसा ही हुआ था सुनैना के साथ। कुछ ऐसा ही हुआ था सुनैना के साथ। हर एक पल वह एक दर्द में जी रही थी, एक ऐसी तकलीफ जो उसके अलावा कोई नहीं जानता था। अभी और बच्चे दोनों जा चुके थे। फिर उस सुनसान घर में वह अकेली थी। पूरा घर अंधेरे से भरा हुआ था और कहीं ना कहीं उसका मन भी। बाहर होती बारिश भी उसके दिल के घाव पर मलहम नहीं लगा पा रही थी। खिड़की पर खड़ी भीगी पलकों के साथ खड़ी सुनैना अपने अतीत में खोई हुई थी।
जो कहानी एक माँ बेटी की जान की दुश्मन बन गई थी, उसकी शुरुआत हुई थी 8 साल पहले। अभी, सुनैना और सुधीर दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सुनैना और अभी की काफी पटती थी। पूरा कॉलेज उन्हें लव बर्ड्स बुलाता था। शुरुआत में तो दोनों हंसी मजाक में सारी बातें टाल देते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच एक अलग जज्बात पैदा होने लगे। जिसे दोनों दोस्ती समझते थे, वह दोस्ती से कुछ बढ़कर था। एक दिन अभी से रहा नहीं गया और अपने दिल के हालात सुरेखा के आगे बयान कर दिए। सुरेखा के दिल में भी कब से यही सब चल रहा था। अभी के हाले दिल बयान करते ही सुरेखा शर्मा गई। दोनों की मोहब्बत धीरे धीरे परवान चढ़ रही थी। सुरेखा के माता पिता को अभी कुछ खास पसंद नहीं था। सुरेखा काफी संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी, वहीं अभी मध्यम वर्गीय परिवार से था। लेकिन सुरेखा के माता पिता को इस बात से दिक्कत नहीं थी। सुरेखा के पिता बहुत सुलझे हुए और गंभीर व्यक्तित्व के इंसान थे। उन्हें अभी चालाक और लालची लगता था। सुरेखा पर तो अभी के प्यार का भूत सवार था। उसने अपने माँ बाप की एक न सुनी और अभी से ही शादी करने की जिद पकड़ ली। अपनी इकलौती संतान की इच्छा के आगे आखिरकार सुनैना के माँ बाप को भी झुकना पड़ा। सुनैना अभी से शादी करके उसके घर आ गई। अभी के घर में एक पागल बहन और उनके माँ बाप थे। अभी के पिता रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर थे और माँ घर संभालती थी। अभी की बहन बचपन से ही पागल थी, लेकिन अभी के अनुसार उसकी बहन बिल्कुल सही थी। अभी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए सुनैना ने भी धीरे धीरे उसकी बहन के साथ समझौता कर लिया था। सुरेखा को उसका ससुराल थोड़ा अजीब लगता था। अभी के माँ पिताजी सुनैना से कोई बात नहीं करते थे। दोनों बड़े गुमसुम रहते थे। दिन भर सुनैना अभी की बहन के साथ ही वक्त बिताती। सब कुछ सुनैना की जिंदगी में सही चल रहा था। अपनी छोटी सी दुनिया में सुनैना खुश थी। फिर एक दिन वह हुआ जिसकी सुनैना ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस एक पल में उसकी पूरी दुनिया टूटकर बिखर गई। जिन ख्वाबों को संजोकर वह इस घर में बहू बनकर आई थी, सब एक पल में चकनाचूर हो गए। सुनैना के सामने 1-2 साल का बेटा गोद में लिए अभी खड़ा था, जो उसका खुद का था। अभी की पहले भी शादी हो चुकी थी और उसकी पहली पत्नी लापता थी। अभी ने सुनैना को बताया कि उसकी पहली शादी उसकी गलती थी, मजबूरी थी। वह सुनैना से प्यार करता है और एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। अतीत की चुभन सुनैना आज भी महसूस कर पा रही थी। सुनैना का दिल उस एक पल में टूट चुका था। जिस शख्स पर विश्वास करके वह अपना सब कुछ छोड़कर चली आई थी, वह दगबाज निकला। सुनैना उस एक पल में सब कुछ छोड़ देना चाहती थी, लेकिन उसके साथ अब एक जिंदगी और थी। 2 भागों में बंट चुकी थी सुनैना। एक और उसे दगा देने वाला एक सुंदर भविष्य के लिए उसका हाथ थामना चाहता था, और दूसरी ओर उसका स्वाभिमान उसे सब कुछ छोड़कर चले जाने को कह रहा था। उस एक पल में फिर उसने एक गलत निर्णय लिया। फिर अपने हाथों ही उसने अपना सब कुछ तबाह कर लिया। सुनैना की जिंदगी एक नए मुकाम पर खड़ी थी। कुछ दिनों पहले जो सुनैना खुशी से फूली नहीं समाती थी, आज उस पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। सुनैना अपने बच्चे को बाप की छत्र छाया से दूर नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने न सिर्फ अभी को बल्कि उसके बेटे सनी को भी अपना लिया था। एक बार फिर जिंदगी अपनी रफ्तार से चल दी। नए मेहमान के आने की बात सुनकर अभी खुशी से फूला नहीं समाया। उसने सुनैना का ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे सुनैना भी अभी का अतीत भुला चुकी थी। सब सही था कि एक दिन सुनैना ने अभी की बहन पूजा को कमरे में किसी से बात करते सुना। पूजा बहुत ही कम बात करती थी, इसलिए सुनैना के मन में जिज्ञासा थी कि पूजा किससे बात कर रही है। जैसे ही सुनैना पूजा के कमरे में गई, पूजा बहुत ही भारी आवाज में खुद से बातें कर रही थी। उसके हाथ में एक चाकू था। वह चाकू अपने खुद की कलाई काटने ही वाली थी कि सुनैना की चीख निकल गई। आवाज सुनकर घर के सब लोग पूजा के कमरे में आ गए। उनके सामने जो था उसे देखकर सबकी रूह कांप उठी। पूजा किसी जानवर की तरह अपने हाथ पांव पर बैठी थी और सुनैना को देखकर गुर्रा रही थी। उसकी आंखों की पुतली सफेद पड़ चुकी थी। उसकी नजर जैसे ही सब पर पड़ी, वह जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन उसकी हंसी सुनकर ऐसा लग रहा था मानो कोई डरावना व्यक्ति हंस रहा हो। आज भी सुनैना उस पल को याद करती है तो कांप उठती है। अभी के लिए अपनी छोटी बहन को इस हाल में देखना काफी दर्द भरा था। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसके पास सुनैना पूजा को लेकर न गई हो, लेकिन पूजा की हालत धीरे धीरे और भी खराब होती जा रही थी।
हालात इतने खराब हो गए थे कि पूजा को घर में जानवरों की तरह बांध कर रखना पड़ा था। अभी उदास रहने लगा था। पूजा के माँ बाप की हालत भी खराब होने लगी थी। गर्भवती सुनैना 1-2 साल के बच्चे के साथ साथ सब कुछ संभाल रही थी। धीरे धीरे हालात बिगड़ते जा रहे थे। सुनैना आत्माओं को देख सकती थी। कॉलेज में भी वह कई बार कई लोगों की मदद कर चुकी थी। उसके माँ बाप को अपनी बेटी की बातों पर यकीन था, इसलिए उन्होंने सुनैना को पैरानॉर्मल स्टडी करने के लिए कभी मना नहीं किया। बल्कि उसके पिता तो चाहते थे कि सुनैना लोगों की मदद करे, और सुनैना खुद भी तो यही चाहती थी। लेकिन अभी के प्यार में सुनैना कुछ इस तरह उलझी कि सारे सपने एक ओर रखकर अपनी गृहस्थी में ही उलझी रह गई। सुनैना जानती थी कि पूजा पर किसी बुरी आत्मा का साया है। उसने कई बार कोशिश की अभी को बताने की, लेकिन अभी को उस पर यकीन ही नहीं था। सुनैना ने कई बार जितनी पढ़ाई की हुई थी उस हिसाब से पूजा के शरीर से आत्मा को भगाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वह असफल रही। उसे किसी और की जरूरत भी थी, लेकिन अभी तो मानने को तैयार ही नहीं था। अभी अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूजा हमसे दूर चली जाएगी। मेरी बात समझो, अभी पूजा बीमार नहीं है। मैं उस आत्मा को देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। हमें पूजा को बचाना ही होगा। सुनैना ने अभी के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा। सुनैना, पागल मत बनो, कुछ नहीं हुआ है। मेरी बहन को वह बस बीमार है। मैं आगे कोई भी ऐसी बात तुम्हारे मुंह से वापस नहीं सुनना चाहता। वक्त बीतता गया। सुनैना पूजा की जान अपनी आंखों के सामने जाते हुए देख रही थी। वह कुछ करना चाहती थी, बचाना चाहती थी, लेकिन मजबूर थी। धीरे धीरे वक्त हाथ से निकल रहा था। उसकी डिलीवरी का वक्त नजदीक आता जा रहा था। उस रात भी मौसम खराब था। जोर से आंधी तूफान आ रहा था। पूजा के कमरे से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। सुनैना के आखिरी दिन चल रहे थे। कभी भी उसे अस्पताल जाना पड़ सकता था। तभी रोता हुआ अभी कमरे में आया। सुनैना, पूजा को बचा लो प्लीज। सुनैना, मेरी बहन को बचा लो। डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, कहते हैं पूजा के बचने के कोई चांस नहीं है। प्लीज मेरी बहन को बचा लो। अब भी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। मैं कुछ करूं तो हो सकता है उसका अंजाम अच्छा ना हो। मैं ये सब अकेले नहीं कर सकती हूं। सुनैना, मेरे पास वक्त नहीं है। प्लीज कुछ भी करके मेरी पूजा को बचा लो। अभी ने सुनैना के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा। अभी की खातिर सुनैना अपने आप को संभालते हुए पूजा के कमरे की ओर चल दी। अंदर का हाल बहुत खराब था। पूजा चीख चिल्ला रही थी, रो रही थी। उसके हाथ पांव पलंग से बंधे हुए थे। उसके बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। चेहरे पर जगह जगह खून निकल रहा था। शायद आज फिर उसने खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। जगह जगह खून पड़ा हुआ था जो शायद उसने उल्टी की थी। रोज का यही हाल था। सुनैना के लिए यह नई बात नहीं थी, लेकिन आज जो नया था वह यह था कि जैसे ही सुनैना कमरे में आई, पूजा पूरी तरह से अपना आपा खो बैठी। वह जोर जोर से हाथ पांव पटकने लगी थी, मानो उसके सिर पर कोई भूत सवार था। सुनैना को जो कुछ भी आता था उसने सब कोशिश करके देख लिया। पूरे कमरे में गंगा जल छिड़क कर उसने जो भी मंत्र और विधियां पढ़ी हुई थीं, सब आजमा कर देख रही थी। लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। और फिर एक पल में सब बदल गया। वह हुआ जिसके बाद न सुनैना ने कभी खुद को माफ किया, न ही अभी ने। उनकी जिंदगी में होने वाली हर उथल पुथल की वजह थी वह खौफनाक रात। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था? क्या हुआ पूजा को? आखिर ऐसा क्या किया सुनैना ने जो पूजा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? जिंदगी एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाते सुलझाते उम्र बीत जाती है, वक्त हाथ से निकल जाता है, लेकिन फिर भी इसका हल मिलता ही नहीं। हम गिरते हैं, उठते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, जीते हैं, मरते हैं, लेकिन कुछ पल जिंदगी के ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी नहीं भुला पाते। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनके लिए हम खुद ही खुद को माफ नहीं कर पाते। कुछ ऐसा ही सुनैना के साथ हुआ था। अतीत में उसने जो देखा सहा, कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी थी। उस रात वह चाहकर भी पूजा को न बचा सकी। पूजा पर जिस बुरी आत्मा का साया था, उसने पूरी तरह से उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। सुनैना के बार बार कहने के बावजूद किसी ने उसकी बात नहीं मानी। जिस बात का सुनैना को डर था वही हुआ। पूजा को विधि के दौरान अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अपनी बहन के जाने का गम अभी झेल नहीं पाया और सदमे में पूजा की मौत का जिम्मेदार सुनैना को समझने लगा। यहां तक कि उसने सुनैना के खिलाफ केस भी कर दिया। 9 महीने गर्भवती सुनैना को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, लेकिन कोर्ट में पूजा को पागल घोषित कर दिया गया और उसकी मौत का जिम्मेदार उसके पागलपन को माना गया। सुनैना ने कुछ दिन बाद ही सुंदर स्वस्थ किट्टू को जन्म दिया। अभी जब उस दिन उन्हें लेने आया था, सुनैना ने साफ इनकार कर दिया। उसके साथ जाने से वह और बेइज्जती नहीं सह सकती थी। उसके माँ बाप भी नहीं चाहते थे कि सुनैना वापस अभी के पास जाए। उस दिन सुनैना ने एक नई जिंदगी की शुरुआत समझकर अभी को छोड़ तो दिया था,
लेकिन उसे क्या पता था कि जिंदगी वापस उसे वहीं लाकर खड़ा कर देगी जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। कुछ ही महीने बीते होंगे। सुनैना अपने माँ बाप के साथ खुश थी, मगर किस्मत को उसकी खुशी रास नहीं आई। उस रात उसकी चाची की मौत की खबर सुनकर उसके माँ बाप आगरा गए, लेकिन वहां से वापस लौटकर नहीं आए। बीच रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया। सुनैना को जब खबर मिली तो उसका तो सब कुछ ही खत्म हो गया था। जिससे उसने टूटकर मोहब्बत की, उसने कभी उसे इज्जत, प्यार कुछ भी नहीं दिया, और जिन माँ बाप ने उसे सब कुछ दिया वह उससे छीन लिए गए। सुनैना तो बिल्कुल टूट ही गई थी। एक 3 महीने की बच्ची के साथ बेचारी सुनैना अकेली क्या करती। अभी ने इसी मौके का फायदा उठाया और अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर सुधरने का झूठा वादा करके उसे अपने घर ले आया। सुनैना इस दुनिया में अब बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। उसने पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी, तो नौकरी मिलने का तो सवाल ही नहीं था। शुरू के कुछ महीने अभी बिल्कुल ठीक था। कॉलेज के दिनों की तरह उसे प्यार करता, समय देता। सुनैना को लगा शायद किट्टू के आने से अभी सुधर गया है, लेकिन वह एक बार फिर गलत साबित हुई। जब अभी को पता चला कि सुनैना के पापा ने सारी संपत्ति किट्टू के नाम कर दी थी, जो किट्टू के 18 संभव 18 साल के पूरे होने के बाद ही उसे मिलेंगे। उस दिन सुनैना को अभी का असली चेहरा देखने को मिला। रात में नशे में धुत अभी ने जब सुनैना पर हाथ उठाया, मैंने जिन पैसों के लिए तुमसे शादी की, तुम्हारे बाप ने वो इस मनहूस के नाम कर दिए। अब क्या करूं मैं तुम्हारा और इसका। सुनैना को दर्द थप्पड़ का नहीं था, दर्द उसके दिल में था। घाव उसके जिस्म पर नहीं, मन पर थे, जो कभी नहीं भर सकते थे। उसका सिर घूम रहा था। बार बार उसकी आंखों के आगे उसके दुखी पापा का चेहरा घूम रहा था। कितना रोका था, कितना समझाया था उसे उसके पापा ने। माँ बाप जब तक साथ होते हैं, हमें उनकी कोई बात पसंद नहीं आती। हम यह नहीं समझते कि जिन माँ बाप ने हमें हमेशा अपने कलेजे से लगा कर रखा, हमारा हर दर्द तकलीफ अपने ऊपर ले ली, वे हमें नर्क में जाते कैसे देख सकते हैं। सुनैना की उस रात आंखें नम थीं, क्योंकि उस रात उसे उन पापा की कीमत समझ आई जो उसे एक खरोंच तक लगने नहीं देते थे। आज उस पर अभी ने हाथ उठाया, उसके पापा की चिड़िया पर हाथ उठाया। सुनैना फूट फूट कर रो पड़ी। वह चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, अभी को लौटकर चोट पहुंचाना चाहती थी। उसे वह दर्द, हर तकलीफ देना चाहती थी जो उसे दी गई थी। जिस आदमी ने अपने मतलब के लिए उसकी जिंदगी का मजाक बना दिया, वह उसे तिल तिल मारना चाहती थी, लेकिन फिलहाल वह थक चुकी थी। इतने सारे जज्बात, इतनी सारी तकलीफें, और उसकी आंखों में झांकती एक नन्ही जान। इतना सब कैसे हो गया? इतना जल्दी उसे समझ नहीं आ रहा था। कल ही की तो बात है जब वह अपने पापा की गोद में खेलती थी। वह यह सब नहीं चाहती थी। इस समय बस अपने पापा के पीछे छुपना चाहती थी, इस बेदर्द दुनिया से जिसने उसके प्यार का और जज्बातों का मजाक बना दिया था। सुनैना चाहती तो उस पल सब कुछ छोड़कर जा सकती थी, लेकिन उसके हाथ में एक 3 महीने की बेटी थी और उसकी पूरी जिंदगी। अगर आज वह चली जाएगी तो अभी जीत जाएगा। जिसने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था, वह जीत जाएगा। अगर वह तलाक की मांग कर भी ले तो भी कोर्ट किट्टू की कस्टडी अभी को देगा। सुनैना अभी दुनिया की नजरों में एक मानसिक रूप से कमजोर बेरोजगार मां है, जो किसी भी हाल में अपनी बच्ची को नहीं पाल सकती। यह दुनिया एक मां और एक औरत की ताकत समझती कहां है। उसे हमेशा कमजोर समझा जाता है, और धीरे धीरे कहीं वह खुद भी कमजोर पड़ने लगती है। उस रात वह किट्टू को सीने से चिपकाए रात भर शून्य में ताकती रही। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। उस रात को 5 साल बीत चुके थे। अभी ने घर, जगह, सब कुछ बदल लिया था, लेकिन कुछ नहीं बदला था तो उसके मन का लालच। किट्टू सनी की नजरों में वह दुनिया का बेस्ट पापा था। उसकी सच्चाई सिर्फ और सिर्फ सुनैना जानती थी। अतीत में खोई हुई सुनैना को पता ही नहीं चला कि कितना वक्त बीत गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल में अतीत की टीस आज भी थी। बदले की आग उसके सीने में आज भी थी। सुनैना ने अपने आंसू पोंछे। उसके पीछे कोई खड़ा हुआ था। सुनैना ने एक नजर उसकी ओर देखा। आंसू बदले की आग से सूख चुके थे, और उसके चेहरे पर एक कुटिल हंसी अपनी जगह बना रही थी। क्या सुरेखा जी को वह सब दिखा दिया जो मैंने दिखाने के लिए कहा था? जैसा आपने बोला है, सब उसी हिसाब से हो रहा है। किट्टू भी सुरक्षित उनके घर पर पहुंचा दी गई है। मेरी किट्टू जानती है उसे क्या करना है। अब वक्त आ चुका है, हम अपने मकसद को अंजाम दें। सुनैना की आंखों में एक अलग ही शैतानी चमक उतर आई थी। अब तक वह अभी के खेल में मोहरा थी, अब वक्त आ गया था अभी के खेल में उसे हराने का। क्या है सुनैना का मकसद? क्या सुरेखा सुनैना के खेल का हिस्सा है या सिर्फ एक मोहरा? क्या सुनैना अभी से अपना बदला ले पाएगी या फिर एक बार अभी से हार जाएगी? जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। रात के सन्नाटों की भी अपनी अलग ही बात है।
न जाने कितने राज इनकी खामोशियों में चीखते रहते हैं, न जाने कितने आंसू होते हैं दुनिया की नजरों से दूर। ऐसा बहुत कुछ होता है रात के अंधेरों में जो हम महसूस तो कर लेते हैं लेकिन देख नहीं पाते। कुछ ऐसा ही आज रात भी होने वाला था। मौसम बहुत ही खराब था। किट्टू और सनी स्कूल की ओर से किसी कैंपिंग ट्रिप पर गए थे। अभी और सुनैना चैन से सो ही रहे थे कि तभी छत से टप टप कुछ बूंदें आकर अभी के चेहरे पर गिरीं। दिन भर का थका हारा अभी गहरी नींद में था। उसे चेहरे पर कुछ महसूस तो हुआ लेकिन उठना उसने जरूरी नहीं समझा। टप टप छत टपकती रही। जब अभी को चेहरे पर बहुत अधिक गीलापन लगने लगा तो न चाहते हुए भी उसकी आंख खुल ही गई। लाइट ऑन करके उसने देखा तो सुनैना आराम से सो रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। आज एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी, मानो आज रात जो कुछ भी होगा वह उसके हाथों में है। तभी अभी की नजर पास में आए आईने पर पड़ी। उसके तो मानो होश ही उड़ गए हों। उसके चेहरे पर खून लगा था। अभी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर। एक बार फिर नजर सुनैना की ओर डाली तो सुनैना बिस्तर पर नहीं थी। घबराया हुआ अभी चारों ओर देखने लगा। तभी धीरे से कमरे का दरवाजा खुला। अभी की तो डर के कारण चीख ही निकल गई। कमरे का दरवाजा खुला तो कमरे के बाहर सुनैना खड़ी थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो सुनैना यहीं थी। सुनैना पथराई हुई आंखों से एकटक बाहर देखे जा रही थी। तभी सुनैना ने यूं ही खड़े खड़े पूरी गर्दन पीछे की ओर घुमाई। उसके मुंह में खून था। अभी साफ साफ देख सकता था। अभी और सुनैना एक दूसरे को यूं ही देख रहे थे कि तभी सुनैना जानवरों की तरह अपने हाथ पैर पर बैठ गई और पागलों की तरह फ्लैट से भागने लगी। अभी घबराया हुआ था। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। एक तो उसे यहां रहने से डर लग रहा था, दूसरी ओर उसे सुनैना से भी डर लग रहा था। लेकिन जिज्ञासा कह लीजिए या सुनैना के लिए प्यार। अभी उसके पीछे पीछे चल दिया। सुनैना बाहर गैलरी में चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी। अभी ने जब उसे देखा तो हिम्मत करके धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अभी सुनैना से थोड़ी ही दूरी पर था। सुनैना ने चेहरा हाथों के बीच छुपा रखा था और धीरे धीरे सिसकियां लेकर रोए जा रही थी। सुनैना, क्या क्या हुआ? इतनी रात में तुम यहां क्या कर रही हो? अभी की आवाज मानो सुनैना ने सुनी ही ना हो और उसी तरह चेहरा छुपाकर बस बैठी रही। धीरे धीरे अभी की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। अब उसने धीरे से सुनैना के कंधे पर हाथ रखा और फिर अपना सवाल दोहराया। लेकिन इस बार सुनैना ने चेहरा उठाकर उसे देखा तो अभी डर से पसीना पसीना हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सांस तो मानो हलक में ही अटकी रह गई हो। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अभी ने पीछे मुड़कर देखा तो सुनैना पीछे खड़ी थी। क्या हुआ अभी? इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? सुनैना को सामने देखकर अभी की जान में जान आई। सुनैना पूजा वो उस कोने में पूजा। अभी घबराते हुए उस कोने की ओर इशारा कर रहा था जहां उसने अभी कुछ देर पहले सब देखा था। अभी क्या बोले जा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? पूजा यहां कैसे हो सकती है? पूजा मर चुकी है। इतनी रात में क्या तमाशा कर रहे हो? चुपचाप अंदर चलो, इससे पहले कि कोई आए। अभी डरा हुआ था। इतना सब कुछ उसका वहम कैसे हो सकता है? यही सवाल बार बार उसे परेशान किए जा रहा था। एक आखिरी बार उस ओर नजर डाली जहां थोड़ी देर पहले उसकी बहन पूजा उसे नजर आ रही थी। बाकी की रात चैन से कट गई। सुनैना आराम से सो रही थी लेकिन अभी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। सुबह हुई तो रोज की तरह सुनैना उठकर अभी के ऑफिस जाने की तैयारी करने लगी। अभी रात भर से सोया नहीं था। आंखों में नींद तो थी लेकिन ऑफिस भी जाना था, इसलिए खुद को बिस्तर से उठाया और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। रोज की तरह आज भी अभी लिफ्ट की ओर बढ़ा तो आज लिफ्ट बंद थी। 2-4 गालियां बिल्डिंग के मेंटेनेंस को दी और सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। बारिश कल रात से रुकी ही नहीं थी। सीढ़ियों पर पानी भरा होने के कारण फिसलन हो रही थी। अभी संभलते हुए सीढ़ियां उतर रहा था कि 2-4 सीढ़ियां ही उतरा था कि उसे पीछे से लगा मानो कोई उसके साथ साथ चल रहा है। उसने पीछे घूमकर देखा तो दिख तो कोई नहीं रहा था, लेकिन सीढ़ियों का पानी छप छप की आवाज कर रहा था, मानो कोई उन पर कूद रहा हो। अभी की तो यह देखकर आंखें फटी की फटी रह गईं। जल्दी जल्दी में अभी सीढ़ियां उतरने लगा। आखिरी सीढ़ी पर तो गिरते गिरते बचा। रोज की तरह पार्किंग एरिया आज भी सन्नाटे से भरा था, लेकिन आज एक अजीब सी बदबू आ रही थी। अभी ने गार्ड को बुलाकर जब पूछा तो उसने बोला, साहब क्या बोल रहे हो आप? यहां तो कोई बदबू नहीं आ रही। अभी को उस पर यकीन नहीं था, इसलिए थोड़ा गुस्से में अभी अपनी गाड़ी की ओर चल दिया। गाड़ी के पास पहुंचते ही अभी की एक दर्दनाक चीख सुनसान पड़े पार्किंग में गूंज उठी। गार्ड दौड़कर वहां पहुंचा तो अभी डर के मारे कांप रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। क्या हुआ साहब, ऐसे क्यों चीखे आप? गार्ड ने पूछा। अभी जवाब दे पाने की हालत में नहीं था। उसने बड़ी बड़ी आंखों से गार्ड को देखा। जैसे ही कुछ बोलने का हुआ, कुछ सोचकर फिर चुप हो गया और गाड़ी वहीं छोड़कर बस स्टैंड की ओर चल दिया। अभी को यकीन नहीं हो रहा था।
जब वो गाड़ी के पास पहुंचा तो गाड़ी के अंदर पहले से ही कोई बैठा हुआ था। उसने जब पास जाकर देखा तो सुनैना के मरे हुए मां बाप की लाशें थीं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उन्हें तो मैंने खुद, और उस गार्ड को क्यों कोई नजर नहीं आया? अभी घबराया हुआ बस स्टॉप पर बैठा बैठा उसके साथ जो कुछ हो रहा था सोच रहा था। इधर सुनैना खिड़की के पास खड़ी चाय की चुस्कियां ले रही थी। आज उसे ये बारिश बहुत सुकून दे रही थी। तभी पीछे से आहट हुई और सुनैना मुस्कुरा उठी। बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। आज रात के लिए तैयार हो जाइए। अभी का आज ऑफिस के कामों में भी मन नहीं लग रहा था। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था, उसका बदन दर्द से टूट रहा था। तभी उसके डेस्क पर रखा फोन बज उठा और जैसे ही फोन उठाया सामने से किसी औरत की आवाज आई, हेलो। यह सुनकर अभी के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। कैसी हो जाने मन? सारे इंतजाम हो गए आज रात के लिए। उस बेवकूफ सुनैना को लगता है पूजा की आत्मा हमारे घर में है। आज रात इसका फायदा उठाकर हमें उसे खुदकुशी के लिए मजबूर कर देना है। अभी जानता था कि अगर उसने कल वाली बात किसी और को बताई तो वो जरूर पागल साबित हो जाएगा। सामने से उस औरत की हंसी के साथ ही फोन कट गया। अभी के चेहरे का डर गायब हो चुका था और अब शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर खिल उठी थी। दो लोग, दो साजिश। किसको पता था कि कहानी इस मुकाम पर आकर खड़ी हो जाएगी? क्या ये सब इंसानी खेल है या अभी गलत फहमी में है? क्या सुनैना अपना इंतकाम ले पाएगी? जिन दिन की रफ्तार कुछ धीमी थी, अभी की नजर घड़ी पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों की शैतानी चमक वक्त बीतने के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। जैसे ही घड़ी में 6 बजे, अभी बिना कोई देर किए अपने घर की ओर चल दिया। सुबह बस से आया था, इसलिए घर पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। शाम के 7 बज रहे थे। जैसे ही अभी अपनी बिल्डिंग के पास पहुंचा, उसकी बेताबी और बढ़ गई। बिल्डिंग में लाइट नहीं आ रही थी, इसलिए फोन का फ्लैश जलाकर ही वो सीढ़ियों से ऊपर पहुंचा। अजीब बात थी कि गार्ड भी उसे नीचे दिखाई नहीं दिया। खैर, आज उसकी जिंदगी का अहम फैसला होने वाला था, इसीलिए उसने किसी छोटी मोटी बात पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। सुनैना, ओ सुनैना। अभी की शैतानी आवाज फ्लैट के बाहर अंधेरी बालकनी में गूंज रही थी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ धीमे धीमे फ्लैट का दरवाजा खुला और अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। अभी का चेहरा आवाज सुनकर खिल उठा। उसे यकीन था कि उसकी चाल कामयाब हो चुकी है। जैसे जैसे वो आवाज के नजदीक बढ़ता जा रहा था, उसकी खुशी बढ़ती जा रही थी। जैसे ही अंदर कमरे में पहुंचा, उसके सामने एक रोती हुई औरत थी जो रस्सियों से बंधी हुई थी। अभी को यह सब अजीब लगा, क्योंकि इस बारे में तो उसकी कोई बात नहीं हुई थी। अभी सुनैना को तड़पते हुए देखना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि उसने ये सब आखिर क्यों किया। लेकिन जैसे ही वो रोती हुई औरत के पास पहुंचा और फोन का फ्लैश उसके चेहरे पर किया, उसके पैर ठिठक कर रुक गए। उसकी खुशी डर में बदल गई और वो घबराकर आसपास देखने लगा। तुम यहां कैसे? क्या हुआ? तुम इस हाल में कैसे? मुंह बंधे होने के कारण औरत कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखें डर से बड़ी बड़ी हो रही थीं। वो बार बार अभी को कुछ इशारा कर रही थी, लेकिन क्या? अभी जैसे ही उस औरत को खोलने के लिए आगे बढ़ा, कमरे की लाइट जल गई। इतनी भी क्या जल्दी है पतिदेव? थोड़ा रुक तो जाइए भैया। अभी आवाजें सुनकर घबरा गया। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। पूजा, सुनैना, तुम दोनों कैसे जिंदा हो सकती हो? पूजा, मैं जानता हूं तुम सिर्फ मेरा वहम हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे पागल बना दोगी? अभी ने एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहा। भैया, मैं आपका कोई वहम नहीं हूं। मैं वापस आई हूं सुनैना भाभी की मदद से, सिर्फ और सिर्फ अपना बदला लेने। इतने साल में कैद रही, मेरे खुद के भाई ने मुझे पागल कर दिया। बस अब नहीं। और कितनी जिंदगियों के साथ खेलोगे? मैं और सुनैना अब अपना बदला लेंगे। जिस तरह तिल तिल आपने हमें मारा, मुझसे मेरा प्यार छीना, मैं आपको कहीं का नहीं छोड़ूंगी। पूजा की आवाज में एक दर्द था, तकलीफ थी, जो उस दिन सुरेखा जी ने देखी थी, जो सुनैना जानती थी और हर वो लड़की जानती है जिससे कभी धर्म के नाम पर, कभी क्या कहेंगे लोग के नाम पर उसका प्यार छीन लिया जाता है। पूजा की गलती बस इतनी सी थी कि उसने एक अनाथ लड़के से प्यार किया। जब उसका भाई अभी बहुत मनाने पर भी नहीं माना और अपनी ही समाज में कोई पैसे वाला लड़का ढूंढने लगा, तो पूजा ने साफ साफ इनकार कर दिया और बोला कि अगर उसके साथ जबरदस्ती की जाएगी तो वो अपनी जान दे देगी। पूजा घर से भागकर अपने माँ बाप को दुख नहीं देना चाहती थी। उसे उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल उसके घर वाले मान जाएंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। दुल्हन बनने का अरमान संजोए बैठी पूजा के सारे सपने चकनाचूर हो गए जब उस रात उसके सामने उसके प्यार की अर्थी उठी। लड़का अनाथ था, इसलिए बात आई गई हो गई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन पूजा की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। पूजा की हालत दिन ब दिन खराब होती गई और वो पागल हो गई। लेकिन जब वो सुनैना से मिली और सुनैना ने दिन रात बहन की तरह उसका ख्याल रखा, तो वो फिर से ठीक होने लगी। फिर उसने वो किया
जो उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। एक आखिरी बार अपने मरे हुए प्रेमी से बात करने के लिए उसने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, लेकिन बात उल्टी पड़ी। जिसे उसने अपना प्रेमी मानकर अपने घर में बुलाया, वो कोई बुरी आत्मा थी। पूजा को अपनी जान जाने का कोई गम नहीं था, लेकिन न जाने क्यों उसे मुक्ति नहीं मिली। वह दो दुनियाओं के बीच अटकी हुई थी। उसे कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। पूजा के लिए रास्ता तब खुला जब किट्टू 5 साल की हुई। किट्टू की मां आत्माएं देख सकती थीं, इसलिए कुछ शक्तियां किट्टू के पास भी थीं। भगवान को पूजा पर मानो दया आ गई थी। किट्टू को जो लॉकेट मिला था उसमें पूजा की आजादी छिपी थी। इतने साल बाद पूजा क्यों और कैसे आजाद हुई, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। किस्मत का खेल कह लीजिए या कुछ और, पूजा और सुनैना दोनों अब एक साथ थीं। दोनों का दुश्मन एक था। तुम दोनों समझती क्या हो खुद को? तुम्हें क्या लगता है पूजा आत्मा बनकर आएगी और मैं डरकर पागल हो जाऊं? अभी ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा। तुम जैसी दो और भी आ जाएं तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, मैंने मारा था तुम्हारे उस अनाथ आशिक को, और सुनैना, तुम्हारे मम्मी पापा का एक्सीडेंट करवाने में भी मेरा हाथ था। मुझे तुम्हारी जायदाद चाहिए थी, लेकिन तुम्हारा बाप अलग खेल खेल गया। सुनैना और पूजा के आश्चर्य का तो ठिकाना ही नहीं था। उन्हें मालूम था अभी गिरा हुआ इंसान है, लेकिन इतना ज्यादा उनकी उम्मीद नहीं थी। अभी क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्यों तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? क्यों मेरे मम्मी पापा को मुझसे छीन लिया, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, और अब मुझे मारकर मेरी बेटी भी मुझसे छीनना चाहते हो? सुनैना ने कांपते हुए आवाज में पूछा। इधर पूजा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जिस भाई को उसने अपना सब कुछ माना, उसने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। पूजा गुस्से में कांप रही थी। उसकी आंखों में मानो खून उतर आया हो। घर का सारा सामान इधर उधर गिर रहा था। सामने जो औरत बंधी हुई बैठी थी, उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी एक तेज चीख के साथ पूजा बदलने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं। उसका चेहरा धीरे धीरे बर्फ की तरह सफेद होता जा रहा था। पूजा का ये रूप देखकर तो अभी को भी पसीना आ रहा था। एक और जोर की चीख के साथ अभी की गर्दन पूजा के हाथों में थी। अभी सांस लेने के लिए झटपटा रहा था। औरत लगातार रोते जा रही थी, लेकिन सुनैना बिल्कुल शांत थी। वह अभी को मारना चाहती थी, लेकिन ऐसे नहीं, एक दर्दनाक मौत के साथ। पूजा, अभी को छोड़ो, यह ऐसी मौत डिजर्व नहीं करता। मैं इसे पल पल तड़पते मरते देखना चाहती हूं। पूजा के चेहरे पर एक शैतानी हंसी खिल उठी। इस वक्त वह बस अभी और उस औरत के खून से खुद को रंगना चाहती थी। उसने अभी की गर्दन छोड़ दी। अभी धम्म से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में पानी था और वह बस ज्यादा से ज्यादा सांस लेना चाहता था। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता, उसके सिर पर आकर कुछ गिरा और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब आंख खुली तो बिना कपड़ों के अभी बंधा हुआ उस औरत के पास बैठा था। आखिर तुम्हें होश आ ही गया, सुनैना ने एक अजीब सी डरावनी आवाज में अभी के पीछे से कहा। अभी इससे पहले कुछ समझ पाता, उसके हाथ में जोर का दर्द उठा। अभी की दर्दनाक चीख से घर गूंज उठा। अभी दर्द से तड़प रहा था। पास में नजर डाली तो पूजा के बड़े बड़े नाखून उसके हाथों में खरोंच के निशान बना रहे थे। इससे पहले कि पूजा कुछ और कर पाती, पीछे से एक आवाज आई, मम्मा, मुझे बचाओ कि किट्टू। अगर किट्टू की जान प्यारी है तो उन दोनों को जाने दो। मैं मैरी तुम आखिर आ गई अपनी बहन को बचाने के लिए। बहुत अच्छा फायदा उठाया मेरी दोस्ती का। मेरी बहन अभी की पत्नी थी, बीच में तुम आई हो। अब चुपचाप उन दोनों को छोड़ दो, और किट्टू को बचाना चाहती हो तो यहां से कहीं दूर चली जाऊं। सुनैना ने मैरी की बातें सुनकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। मैरी उसे अजीब निगाहों से देखे जा रही थी। बेचारी किट्टू डरी सहमी चुपचाप खड़ी थी। उस बेचारी को तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। पागल हो गई हो क्या? हंसी क्यों रही हो? मैंने कहा। अभी और टीना को जाने दो, मैरी ने खींचते हुए कहा। पागल तो तुम हो गई हो, जो तुम्हें लगता है कि तुम इन दोनों को बचा लोगी। तुम लोगों का खेल मैं हमेशा से जानती थी। तुम लोगों को लगता था कि मैं पागल हूं, लेकिन हकीकत में जो मैं चाहती थी तुम लोग वही कर रहे थे। सुनैना ने पूजा की ओर इशारा किया और अचानक से फ्लैट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इससे पहले कि मैरी कुछ सोच पाती, उसके हाथ से चाकू दूर गिर पड़ा था। किट्टू आजाद होते ही दौड़कर अपनी मां के पीछे छिप गई। मैरी मैरी मैरी, टीना अभी की पत्नी है, यह तो मैं 3 साल पहले से जानती हूं, लेकिन उस समय मैं मजबूर थी, कुछ कर नहीं सकती थी। तुम तीनों क्या खेल खेलने वाले हो यह भी मैं जानती थी। मुझे पागल होने की दवाइयां देकर तुम सोच रहे थे कि मैं भूत होने का नाटक करूंगी और आत्महत्या कर लूंगी। कितने नादान थे तुम। वह दवाइयां तो सुधीर ने मुझे कभी दी ही नहीं। इस घर में आने के पीछे जितनी बड़ी वजह तुम्हारे पास थी, उससे कई गुना बड़ी मेरे पास थी। तुमने हर पल मेरा फायदा उठाया, मुझे कमजोर समझा। इतनी कमजोर नहीं हूं मैं। पहले सिर्फ एक पत्नी थी, प्यार में थी, कमजोर थी।
अब मैं एक माँ हूं और एक माँ से ज्यादा ताकत किसी में नहीं होती, याद रखना। उस रात जब तुम अभी के साथ आई थीं, मुझे बेवकूफ बनाने के लिए तुम ये भूल गईं कि मैं बहुत दूर से आत्माओं को देख लेती हूं। उस रात मुझे मालूम था कि तुम दोनों मेरे साथ खेल रहे हो और मैंने तुम्हें खेलने दिया ताकि आज मैं तुम्हारे साथ खेल सकूं। किट्टू को तुम्हें यहां तक लाने का काम भी मैंने ही दिया था। और चिंता मत करो, अभी टीना, सुरेखा और सुधीर सब जानते हैं। तुम्हारी मौत के बाद बयान देने के लिए हैं वह दोनों। मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, अब बस बचा है तो तुम दोनों की दर्दनाक मौत। सुनैना की हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। तभी घर की सारी लाइट जलने बुझने लगी। थोड़ी देर पहले जो मैरी घबराई हुई खड़ी थी, उसका शरीर चमकने लगा। उसके चेहरे पर डरावनी हंसी ने अपनी जगह बना ली। धीरे धीरे भारी कदमों से वह अभी और टीना की ओर बढ़ने लगी। टीना को तो लगा मानो वह अभी बेहोश हो जाएगी। तभी सुनैना ने एक आखिरी बार अभी और टीना की ओर देखा, किट्टू को गोद में उठाया और फ्लैट से बाहर की ओर चल दी। सुनैना के जाते ही मैरी, टीना और अभी पर झपट पड़ी। पूरा घर खून और चीखों से भरता जा रहा था और मैरी जोर जोर से पागलों की तरह हंसती जा रही थी। धीरे धीरे घर से आवाजें आना बंद हो गईं और एक खामोशी घर में भर गई। गली सुबह पुलिस सुनैना और अभी के फ्लैट में थी। कोने में खड़ी सुनैना जोर जोर से रोए जा रही थी। किट्टू और सनी भी वहीं कोने में खड़े सुबह रहे थे। पुलिस ने मैरी को हिरासत में ले लिया था। मैरी पागलों की तरह हंस रही थी, चीख चिल्ला रही थी। कमरे में अभी और टीना की लाशें पड़ी थीं। पूरा कमरा खून से भरा पड़ा था। पुलिस की भी एक बार को रूह कांप गई। इतना डरावना दृश्य देखकर अभी के एक एक अंग को चाकू से फाड़ा गया था। वहीं टीना की गर्दन बेदर्दी से शरीर से अलग की गई थी। इतना ही नहीं, दोनों के शरीर पर जगह जगह जलाने के निशान थे। पुलिस ने पूछताछ की, तब मालूम चला कि टीना और अभी पति पत्नी थे। दोनों सुनैना की जायदाद हड़पना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मैरी के साथ मिलकर योजना बनाई थी। मैरी के घर से मिले जादू टोने के सामान से साफ मालूम चल रहा था कि वह काला जादू करती थी। पूरी बिल्डिंग में सिर्फ 2 ही फ्लैट में लोग रहते थे। गार्ड ने बयान दिया कि मैरी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए शायद कोई मनमुटाव के चलते उसने ऐसा किया होगा। मैरी की मां तो पहले ही दिमागी रूप से सही नहीं थी। इसमें सुरेखा और सुधीर के बयान पर मैरी को 2 हत्याओं का दोषी मानकर उसकी दिमागी हालत के कारण उसे पागल खाने भेज दिया गया। कुछ महीनों बाद सुनैना, सनी और किट्टू को लेकर उस घर के बाहर खड़ी थी। मम्मा, हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी बेटा, जहां ये घर और इसकी यादें हमसे दूर चली जाएंगी, सुनैना ने किट्टू को गोद में उठाते हुए कहा। मेम साहब, आपका सामान टैक्सी में पहुंच चुका है। पीछे से गार्ड ने आवाज लगाई। सनी, जल्दी चलो। आया मम्मी। मम्मा, हम बुआ के पास चलेंगे। किट्टू बेटा, अब बुआ जा चुकी हैं, वो शायद हमें फिर कभी ना मिले, या हो सकता है फिर किसी दिन तुम्हें एक नई गुड़िया मिल जाए। किट्टू के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। नन्ही सी किट्टू अपनी मां का दर्द समझती थी, इसलिए उस दिन उसने कुछ भी नहीं बोला था। उसे अपने पापा के जाने का गम तो था, लेकिन वो जानती थी कि उसके पापा उसकी मम्मा को उससे दूर करना चाहते थे। सुनैना इस सबसे आखिरकार दूर जा रही थी। उसने जो किया सही था या गलत, यह तो वह नहीं जानती थी, लेकिन इतना जानती थी कि आज उसका दिल शांत था। दिल की चुभन एक मीठे एहसास जैसी थी, और उसे जो हुआ उसका कोई दुख नहीं था। अब यह अध्याय खत्म हो रहा था, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि किट्टू एक नया अध्याय लेकर वापस आएगी, एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपको जल्द मिलूंगा। तो दोस्तों, मुझे जरूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूंगा नई कहानी के साथ।